अरे बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एस डी एजुकेशन जोन में। बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 12वीं हिंदी का आपका 24 फरवरी का जो आपका पेपर होगा उसके लिए आपको जो 20 नंबर का महत्वपूर्ण गद्यांश और पद्यांश से संबंधित आपका प्रश्न पूछा जाता है। उसमें जो है आप गद्यांश और पद्यांश कौन से पार्ट से तैयार करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण गद्यांश और पद्यांश पूरा आंसर के साथ बताएंगे और कैसे आप गद्यांश और पद्यांश के आंसर करेंगे, यानी गद्यांश और पद्यांश को हल करने का तरीका। इससे पहले हमने आपको पहचान करने का तरीका बता चुका है, गद्यांश और पद्यांश कैसे पहचान करते हैं और उनको हल करने का भी तरीका हम बता चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से आपको जो है गद्यांश और पद्यांश हल करने का तरीका बताएंगे। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अब आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखेंगे आपका महत्वपूर्ण गद्यांश वाले चैप्टर और कौन कौन से चैप्टर आपको ध्यान से पढ़ना है। राष्ट्र का स्वरूप, और जिसके लेखक हैं आपके वासुदेव सगरवाल, और दूसरा आपको अशोक के फूल, जिसके लेखक हैं आपके डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगर आप ये दो चैप्टर मात्र पढ़ लेते हैं, गद्यांश वाला जो आपका क्वेश्चन पूछता है यहाँ से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपका मिल ही जाएगा, क्योंकि दो क्वेश्चन दिया रहता है, कोई एक करना रहता है गद्यांश में अथवा करके, तो कोई एक क्वेश्चन आपको 100% मिल जाएगा, क्योंकि आपके पहले दो दूसरे चैप्टर का बहुत ही अलग लेवल का महत्व है और यहाँ से जो है आपका गद्यांश बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं आपका महत्वपूर्ण पद्यांश में, कि पद्यांश में आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। तो सबसे पहला आपको पढ़ना है पवन दूत का, जहाँ से आपका बहुत सारा क्वेश्चन आप देखेंगे प्रीवियस ईयर में पूछा गया और इसके कवि जो है विद्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। दूसरा आपको तैयार करना है केकई का अनुताप और इसके कवि हैं आपके मैथिली चरण गुप्त जी। तीसरा आपको तैयार करना है गीत और इसके जो कवित्री हैं आपकी महादेवी वर्मा जी। मात्र आप ये पढ़ लेते हैं गद्यांश में ये दो चैप्टर और पद्यांश में ये तीन चैप्टर, और जो यहाँ से आपका जो है बोर्ड एग्जाम में एकदम 100% जो है गद्यांश और पद्यांश का आपका 20 नंबर का क्वेश्चन एकदम 100% पड़ जाएगा। अब आइए बात करते हैं आप गद्यांश और पद्यांश को हल कैसे करेंगे और देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण गद्यांश और पद्यांश जो आपके लगातार प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। सबसे पहले देखेंगे गद्यांश को हल करने का तरीका। तो गद्यांश को हल करने का तरीका जानने से पहले हम आपको बता दें कि गद्यांश जब भी आपके बोर्ड एग्जाम में पद्यांश आपको मिले तो उसको सबसे पहले ध्यानपूर्वक 2 से 3 बार पढ़ें, ताकि आपको 3 से 4 क्वेश्चन जो पहचान करने वाली ट्रिक बताई है उससे एक क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन आंसर जो पूछे रहते हैं वो मिल जाते हैं। बाकी आपको व्याख्या तो अपने हिसाब से करना रहता है। तो पहला आपका गद्यांश है, मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी को मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी पुत्र हैं। अब आप यहाँ देखेंगे कि जब भी हमने आपको पहले ही बताया था, जब भी आप गद्यांश या पद्यांश सॉल्व करें तो इसको ध्यानपूर्वक 2 से 3 बार पढ़ें, क्योंकि आपके सभी आंसर इसी में छुपे रहते हैं। आप देखेंगे हमने पहचान करना बताया था, उसमें बताया था मातृभूमि शब्द आए, जन शब्द आए, राष्ट्र शब्द आए, तो आपका कौन सा चैप्टर होगा, राष्ट्र का स्वरूप होगा। तो आपका पहला प्रश्न है पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो शीर्षक आपका क्या हो जाएगा, राष्ट्र का स्वरूप, और इसके लेखक कौन है तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी। हमने आपको पहले ही कहा था चैप्टर की पहचान का नाम बताएंगे, लेकिन आपको जो है लेखक का नाम याद करना पड़ेगा। दूसरा प्रश्न है राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है। अब आप देखेंगे हम क्यों 2 से 3 बार पढ़ने के लिए करे थे। अब जब आप 2 से 3 बार पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है, यानी कि आपको जो है प्रश्न का आंसर मिल गया इसी में। राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है तो पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। तो आप देखेंगे यदि पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। अब देखेंगे तीसरा प्रश्न, पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या करते हैं। तो सबसे पहले आप इसका आंसर देखेंगे कि आपको ये आंसर जो है गद्यांश में दिया रहता है, हमने भले लिखा है लेकिन गद्यांश में से ही लिखा है। तो आप देखेंगे पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। तो आप इसी प्रकार से जो है लिख देंगे इस यहाँ पर भी कि पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या करते हैं, तो पृथ्वी और जन दोनों मिलकर राष्ट्र का स्वरूप संपादित करते हैं। अब चौथा प्रश्न है कि पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। तो पृथ्वी जो है कब आपकी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है, तो पृथ्वी मनुष्य यानी जन के कारण मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। आप देखेंगे यह भी जो है प्रश्न इसी में आपका था अंतिम लाइन में, पृथ्वी जन के कारण ही पृथ्वी को मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त होती है। अब आपका पांचवा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आपका रेखांकित अंश क्या है, जन के कारण ही पृथ्वी को मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी पुत्र है। तो आइए देखते हैं इसकी जो आपका है व्याख्या कैसे करेंगे। तो आप व्याख्या अपने शब्दों में कर देंगे तो एग्जामिनर जो है आपको 2 नंबर दे देगा और यहाँ से आपके 10 नंबर एकदम फिक्स हो जाएगा। जिस प्रकार हमने आपको बताया 2 से 3 मिनट जो है गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और ध्यान से हल करें। तो जिस प्रकार माता हमें जन्म देती है,
पालन पोषण करती हैं, उसी प्रकार पृथ्वी हमें अन्न देती है। इसकी धूल में खेलकर हम बड़े होते हैं, इसकी हवा में हम सांस लेते हैं। पृथ्वी भी एक माता के समान है और मनुष्य सच्चे अर्थों में पृथ्वी के पुत्र हैं। तो इसी प्रकार जो है आप रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे। गद्यांश में अब दूसरा वाला गद्यांश देखेंगे। हमने पहला वाला देख लिया, इसके बाद आपका देखेंगे पद्यांश। जैसे जन का प्रवाह अनंत होता है और ये जो है आपका रेखांकित अंश है। सहस्त्रों वर्षों में भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य किया है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर रहता है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ाने के लिए अजर अमर है। जन का संततवाही जीवन नहीं के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। तो अब आप देखेंगे आपको क्वेश्चन कैसे पूछे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा है जन का प्रवाह किस तरह होता है, तो आप देखेंगे यह जो है पहली ही लाइन में दिया है कि जन का प्रवाह अनंत होता है। हमने आपको इसीलिए कहा था आप ध्यानपूर्वक गद्यांश को पढ़ें। तो आप लिख देंगे जन का प्रवाह अनंत होता है। अब दूसरा प्रश्न है कि दिए गए गद्यांश का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो हमने आपको पहले बताया था जन आए, राष्ट्र का स्वरूप आए। राष्ट्र का स्वरूप इसमें आपको डायरेक्टली दे दिया है। तो आपका जो है जन, राष्ट्र और ये प्रवाह वाले अनंत वाले शब्द आए, तो आपका कौन सा चैप्टर है, तो राष्ट्र का स्वरूप है। यानी शीर्षक आपका राष्ट्र का स्वरूप हो गया और इसके लेखक कौन है, वासुदेव सरग अग्रवाल जी हैं। अब तीसरा दिया है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आपका रेखांकित अंश क्या था कि जन का प्रवाह अनंत होता है। तो आइए रेखांकित अंश की व्याख्या करते हैं। तो जन का प्रवाह अनंत होता है अर्थात सैकड़ों वर्षों से भूमि के साथ गहरा संबंध है। जब तक सूर्य की किरणें धरती पर पड़ती रहेंगी तब तक लोगों का जीवन अमर रहेगा। यही आपका जो है रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाएगी। अब अगला इसमें प्रश्न है सूर्य की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप देखेंगे इसमें कि आपको इसका भी आंसर इसी में मिल जाएगा। हम आपको ऊपर करके इसलिए डायरेक्ट आंसर भी दिखा सकते हैं, यानी डायरेक्ट आंसर जैसे हमने लिखना है वो भी बता सकते हैं, लेकिन इसमें बार बार इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि हमने आंसर जो लिखा है इसी में से लिखा है। ये आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं जिससे आप लोग जो है एकदम आंसर आराम से लिख पाएं। तो जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर रहता है। तो आपका यही वाला जो है आंसर इसका हो जाएगा। सूर्य की रश्मियों का प्रभाव यह है कि इससे राष्ट्रीय जन का जीवन अमर है। अगला है घाटों का निर्माण का क्या आशय है। तो आप देखेंगे ये भी जो है आपका आंसर इसका भी मिल जाएगा कि जिस जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण होता है। तो आप इसको ले जाकर के लिख देंगे कि व्यक्ति अपने कर्मों व श्रमों के द्वारा पदचिन्ह छोड़ जाता है। यही घाटों के निर्माण का आशय है। अब देखेंगे आपका पद्यांश को हल करने का तरीका, और इसमें जितने भी गद्यांश और पद्यांश आपको बताए जाएंगे प्यारे बच्चों, सभी आपके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये जो है आपके प्रीवियस ईयर में लगातार पूछे गए हैं। तो पहला आपका पद्यांश, मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही है, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को सुना दे। अब ये जो आपका गद्यांश है, माफ करिए पद्यांश है, अब इसको आप कैसे हल करेंगे, तो हमने आपको पहले ही कहा था 2 से 3 बार आप ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो आपका पहला प्रश्न इसमें दिया है, राधा किसके द्वारा कृष्ण को संदेशा भिजवाती हैं। तो आप जो है राधा पवन को दूतिका बनाकर उसके द्वारा जो है कृष्ण को संदेशा भिजवाती हैं। यानी आपका जो पहला प्रश्न है इसका उत्तर हो जाएगा, राधा किसके द्वारा कृष्ण को संदेशा भिजवाती हैं। तो राधा पवन को दूतिका बनाकर उसके द्वारा कृष्ण को संदेशा भिजवाती हैं। अब अगला प्रश्न है कि कृष्ण का सौंदर्य कैसा है, उल्लेख कीजिए। तो आपका जो पूछा है कृष्ण का सौंदर्य कैसा है, उल्लेख कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण नवीन मेघ जैसी शोभा वाले और कमल जैसे नेत्रों वाले हैं। तो ये आपका हो जाएगा दूसरे प्रश्न का उत्तर। तीसरा इसी में प्रश्न है, राधा की मनोदशा का वर्णन कीजिए। तो राधा की मनोदशा का जो आपका वर्णन है कैसे करेंगे आप। राधा पवन से कहती है कि मैं कृष्ण के वियोग में रो रो कर पागल हो गई हूँ, मेरी विरह दशा उन्हें सुना दो। यानी कि आपका राधा पवन से कहती हैं मैं कृष्ण के वियोग में रो रो कर पागल हो गई हूँ, मेरी विरह दशा जो है उन्हें सुना दो। अब अगला यानी चौथा वाला प्रश्न है, उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो हमने आपको पहले ही बताया था, जब भी आपको जलद कंज और आपको जो है पवन जैसे शब्द मिले तो आपका कौन से चैप्टर से रहेगा, उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक जो हो जाएगा पवन दूतिका, और कवि का नाम जो है आपको याद करना है, क्या हो जाएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हो जाएगा। अब अगला है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आपका रेखांकित अंश क्या था
मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए ना मधुबन से और ना भेजा संदेशा। तो आइए देखते हैं रेखांकित अंश की आपकी व्याख्या। तो हो जाएगा, राधा पवन से कहती है कि भगवान श्री कृष्ण मथुरा जाकर वापिस नहीं आए, वहां से न कोई संदेशा ही भिजवाया है। यानी राधा जो है पवन से कहती है कि जो भगवान श्री कृष्ण है वो मथुरा जाकर के ना वापिस आ रहे हैं और ना ही वहां से कोई संदेशा भिजवाए हैं। अब अगला है दूसरा आपका पद्यांश है, कौन हो तुम बसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार, लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, मिटाता उत्कंठा, सविशेष दे रहा हो कोकिल सानंद, सुमन को ज्यों मधुमय संदेश। अब देखेंगे आप इसका कैसे आप आंसर लिखेंगे, और बहुत ही महत्वपूर्ण आपका ये पद्यांश है। तो पहला पूछा है पाठ का शीर्षक एवं कवि का नाम लिखिए। तो आपने देखा कौन हो तुम शब्द आया है और आगंतुक शब्द आया है और आपका सुकुमार शब्द आया है। तो ये कौन से चैप्टर में आता है, श्रद्धा मनु से, यानी शीर्षक आपका श्रद्धा मनु हो जाएगा और इसके कवि कौन हो जाएंगे, जयशंकर प्रसाद। दूसरा प्रश्न है चपला और उत्कंठा के अर्थ लिखिए, यानी चपला और उत्कंठा शब्द जो दिया है उसके आपको अर्थ लिखने हैं। तो चपला का अर्थ आपका बिजली हो जाएगा और उत्कंठा का शब्द हो जाएगा उत्सुकता। अगला यानी तीसरा प्रश्न इसी में है, आगंतुक व्यक्ति से किसकी ओर संकेत किया गया है। तो आपका आगंतुक व्यक्ति से तात्पर्य श्रद्धा से, यानी आगंतुक व्यक्ति से किसकी ओर संकेत किया गया है, तो आगंतुक व्यक्ति से तात्पर्य श्रद्धा से। और ये जितने भी प्रश्न आपको कराए जा रहे हैं 15 से 20 मिनट की क्लास होगी, अगर आप कर लेते हैं तो आपका 20 नंबर जो एकदम फिक्स हो जाएंगे। अगला है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आपका रेखांकित अंश क्या था, आप देखेंगे कि घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। तो आपका जो इसका रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाएगा कि यहाँ पर मनु कहते हैं श्रद्धा से तुम कौन हो जो इस बेजान जिंदगी में बिजली की तरह प्रतीत हो रहे हो और इस पीड़ित वेदना में ठंडी वायु की तरह प्रतीत हो रही हो, तुम कौन हो। यानी आपका रेखांकित अंश की जो व्याख्या होगा, मनु कहते हैं श्रद्धा से तुम कौन हो जो इस बेजान जिंदगी में बिजली की तरह प्रतीत हो रहे हो और इस पीड़ित वेदना में ठंडी वायु की तरह प्रतीत हो रहे हो, यानी तुम कौन हो। अगला है पद्यांश में किस पात्र की उत्कंठा मिटाने की बात की गई है। तो पद्यांश में आपका मनु की उत्कंठा मिटाने की बात की गई है, यानी पांचवें प्रश्न का आंसर होगा मनु की उत्कंठा मिटाने की बात की गई है। प्यारे बच्चों, तो जितने भी प्रश्न आपको कराए जा रहे हैं गद्यांश वाले या पद्यांश वाले, सभी को आप लोग जो एकदम ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके 100% पूछे जाएंगे। तीसरा वाला आपका पद्यांश है, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला, अंग रिबला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। अब सुकुमार शब्द देख लिया, नील परिधान शब्द देख लिया, यानी ये भी आपका किस चैप्टर से है, श्रद्धा मनु वाले पाठ से है। तो आप देखेंगे पाठ का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो आपका पाठ का शीर्षक क्या हो जाएगा, श्रद्धा मनु, और कवि आपके हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद, जबकि हमने आपको पहले ही बता दिया है। बिजली की फूल से क्या तात्पर्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बिजली की फूल का तात्पर्य श्रद्धा का आकर्षण गौर वर्ण से युक्त सुंदर शरीर से है। यानी कि बिजली की फूल का तात्पर्य श्रद्धा का आकर्षक और वर्ण से युक्त सुंदर शरीर से है। अगला है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आपका रेखांकित अंश क्या है, मेघ बन बीच गुलाबी रंग, यानी कि ये आपका है रेखांकित अंश। तो देखेंगे यहाँ पर प्रस्तुत पंक्ति में श्रद्धा अपने शरीर पर पीले रंग का मेष चर्म धारण किए है, उनकी वेशभूषा में से कहीं कहीं उसके कोमल अंग दिखाई दे रहे हैं। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है था मानो नीले बादलों के वन में गुलाबी रंग का सुंदर बिजली का फूल मिल खिला हो। तो यही जो हो जाएगा आपका रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाएगा। अब अगला और चौथा और महत्वपूर्ण पद्यांश आपका है, कहते आते थे यही अभिनरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, अब कहे सब यही हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता, बस मैंने इसकी वाह मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा मृदुल गात्र ही देखा। ये आपका केकई के अनुताप वाले चैप्टर से, और इसका सॉल्यूशन हमने आपको पहले भी कराया। तो इसको जो है आप लोग अपने किताब में जो है ट्रिक मार लीजिएगा ये भी वाले पद्यांश को, और इसको जो है खुद से सॉल्व करिएगा। और इस क्लास में जितने भी महत्वपूर्ण गद्यांश और पद्यांश बताए गए हैं उनको आप लोग बढ़िया से तैयार करिएगा। और जिस जिस चैप्टर को आपको बताया गया है पढ़ने के लिए गद्यांश वाले चैप्टर में और पद्यांश वाले चैप्टर में, अगर उन चैप्टरों को आप पढ़ लेते हैं तो आपका गद्यांश और पद्यांश में आपको 1% की भी दिक्कत नहीं होगी, यानी कि वहाँ से आपके जो है क्वेश्चन 100% फंस जाएंगे। तो आगे आप लोगों को ऐसी ही क्लासेस रोज़ मिलती रहेंगी, और जो भी क्वेश्चन और पेपर ऊपर जो भी आपको बताया जा रहा है सब कुछ एकदम ध्यानपूर्वक देखिए, क्योंकि आपके जो
एग्ज़ाम है वो नज़दीक आ गए हैं, 25 दिन और बचा है, तो आप लोग अपनी तैयारी में एकदम बढ़िया से मस्त और ज़बरदस्त तरीके से लग जाइए और जो है आप लोग इन प्रश्नों को बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा।